हे बडी, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लाए हैं एक बेहतरीन रिएक्शन जिसका नाम है बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन और बेयर्स विनेगर रीअरेंजमेंट, दोनों उसको नाम देते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक जे विद अस माय डियर। मैं कुछ अपने बारे में बता दूं आपको, ठीक है। इट्स माई सेल्फ धीरेन्द्र क्षेत्रपाल। मोर देन +6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से कर रखा है। IIT जैम रैंक माय डियर 694 रही है मेरी, ठीक है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लो और आप हमसे कनेक्ट हो जाओ। और अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहनों को भी बोलो कि इस ऐप से कनेक्ट हों। माय डियर, क्यों कनेक्ट होंगे आप, क्या बेनिफिट्स हैं? तो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो यार बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस ऐप से कनेक्ट होने के, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट है डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ डायरेक्ट लाइव कनेक्ट करता है, जहाँ पे आप बिंदास होके जो भी मन में डाउट होते हैं आप पूछ सकते हो। इसके अलावा दोस्त, क्वेश्चंस आंसर्स में अपन लोग पोलिंग कराते हैं। पोलिंग कराने में जो मज़ा आता है ना, मतलब अलग ही लेवल की फील होती है। क्या मिलता है पोलिंग कराने से? पोलिंग कराने से हमें ये पता चलता है कि कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया है और कितने बच्चों ने सवाल को सही किया है। इसके अलावा हमको ये भी पता चलता है कि एक क्वेश्चन को करने में कितना सेकंड्स लगे हैं, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर लाइव टेस्ट एंड क्विज। नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे एक चैप्टर खत्म होता है, दूसरे चैप्टर पे चले जाते हैं, दूसरा खत्म होता है, तीसरे पे एंड सो ऑन। बट उनके बीच में जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए, वो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। वो पढ़ते कुछ और हैं, फिर जब क्वेश्चन आता है तो लगता है अरे यार ये क्या हो रहा है। इंपॉर्टेंट पता है कहाँ मिस्टेक हो रही है? इंपॉर्टेंट इस प्रैक्टिस नहीं है आपकी। आपको पता नहीं है कि एक टॉपिक पे ना जाने कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ कहता है। मैंने पीछे सीरीज़ देखोगे तो मैंने ना जाने कितने क्वेश्चंस करा रखे हैं, अलग अलग सीरीज़ बना रखी हैं और हर क्वेश्चन अपने आप में नया है। कंसेप्ट एक ही है लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। क्योंकि आप जेई के स्टूडेंट हो, आप जेई के बच्चे हो, तो आपको क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये सारी प्रैक्टिस आपको तभी पॉसिबल है जब आप मॉक टेस्ट और क्विज़ दोगे। अगर आप मॉक टेस्ट और क्विज़ देना नहीं दोगे या नहीं जानते हो मॉक टेस्ट क्या होता है, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता नहीं चलेगा, अपनी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर पाओगे, ये नहीं पता कर पाओगे कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और कैसी टाइप की मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट होएंगे तो आपको इस मॉक टेस्ट और क्विज़ देने का मौका मिलेगा, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस में ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। अनअकैडमी का जितने भी प्लान हैं, मतलब A to Z जितने भी हमारे प्लान हैं, वो सारे अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न और स्ट्रक्चर्ड मैनर में है। क्योंकि आप स्ट्रक्चर्ड पैटर्न और स्ट्रक्चर्ड मैनर का रखने का मेन जो मोटिव है वो है कि अपने वर्क से लॉयल्टी मेंटेन रखना। व्हाट आई मीन टू से माय डियर, देखो कोर्स की एक फिक्स टाइमिंग होती है। अगर हम कोर्स को टाइम पे ख़त्म नहीं करेंगे तो आपका रिवीजन नहीं होगा, और रिवीजन नहीं होगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बिकॉज रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप पढ़ तो जितना लेते हो, लेकिन अगर आखिर में आपने रिवाइज नहीं किया तो आपने रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। तो हमारा प्लान रहता है कि हम जितना भी अपने कोर्स करें फिक्स बैच में रखें, फिक्स टाइमिंग रखें, ठीक है। माइनर DPP दें, मेजर DPP दें, माइनर टेस्ट लें, मेजर टेस्ट लें, एक फिक्स शेड्यूल में आपका कोर्स रखें, सो दैट टाइम पे हम कोर्स ख़त्म कर सकें। अगर हम कोर्स टाइम पे ख़त्म करेंगे तो हम रिवीजन भी टाइम पे कराएंगे, रिवीजन भी टाइम पे कराएंगे तो आपका रिजल्ट निकलेगा। इसलिए स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को, अपने नॉर्मल लाइफ में भी यार अपना स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्री प्लान होना चाहिए कि आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मैसी होगा तो आप कभी स्टडी नहीं कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड एक्सेस। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ऐप यार। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसके देखो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि यार इन केस अगर किसी रीज़न से आप हमारा लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हो।
इसके अलावा आप प्लान तो किसी एक टीचर का लोगे, सब्सक्रिप्शन किसी एक का लोगे, लेकिन चूंकि अनअकैडमी में n नंबर ऑफ फैकल्टीज पढ़ाते हैं दोस्त, तो आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हो। इट्स अप टू यू। आप चाहो 10 टीचर फिजिक्स के रखो, चाहो 10 टीचर केमिस्ट्री रखो, तुम्हारे हाथ में है। अपने टाइम पे पढ़ो। तुम्हें मन कर रहा है 12 बजे पढ़ना है, 12 बजे पढ़ो। मन कर रहा है 6 बजे पढ़ना है, 6 बजे पढ़ो। तुम्हारा टाइम, तुम्हारा टीचर, तुम्हारा बैच, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, ये है अनलिमिटेड एक्सेस का फ़ायदा। ठीक है, इन सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाने के लिए आपको बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस पे करनी होती है। मैं इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर किसी और इंस्टीट्यूट से कंपेयर करते हो तो उनके कंपेयर में हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। हमारा मोटिव रहता है कि हम लो कॉस्ट में मैक्सिमम अमाउंट बच्चों को पढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेट कर सकें। ये हमारा पहला मोटिव है, अपनी बेस्ट क्वालिटी के साथ। ठीक है माय डियर, हमारे जो 12 मंथ का कोर्स है वो ओनली एंड ओनली 38,500 है। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्त, और आफ्टर द डिस्काउंट आपको जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 34,650। मतलब 34,650 में आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, दैट इज़ PCM। आपको n नंबर ऑफ फैकल्टीज मिलेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? इतने सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, प्लस ऑल बेनिफिट्स। ठीक दोस्त, हाँ, ये सवाल अगर है कि सर ये 10% डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो माय डियर 10% डिस्काउंट आपको मेरे कोड से मिलेगा, जो कि कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। जब आप प्लान लोगे तो वहाँ पे आपसे बोलेगा कोई कोड डालने को, तो आप इस कोड को डालना। जैसे ही आप इस कोड को डालोगे तो आपको तुरंत 10% डिस्काउंट आने लगेगा। ठीक है दोस्त, चलो। हाँ, अगर आप क्लास 11th में हो यार, तो मेरा मानना है कि आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ का प्लान लो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ। इसका जो अमाउंट है बच्चे वो है 56,000, और इसमें भी आपको हम 10% का डिस्काउंट देते हैं, और आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका जो अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 50,400। ठीक है, इस अमाउंट को भी अगर आप एक साथ नहीं पे करना चाहते हो तो हमारे यहाँ EMI भी अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ। ठीक है, अगर मैं बेसिकली EMI को देखता हूँ तो जो पर मंथ का जो अमाउंट बैठ रहा है दोस्त, वो बैठ रहा है 2100 रुपये, और अगर मैं 2100 को डिवाइड कर देता हूँ 3 से तो मुझे मिलेगा 700 रुपये। मैंने डिवाइड क्यों किया? ये सब्जेक्ट को रिस्पॉन्स कर रहा है। इट मीन्स 700 पर सब्जेक्ट ओनली आपको पड़ रहा है। तुम्हारी गली कूचे की कोचिंग भी जो होगी ना, वो भी इससे महंगी होगी। वहाँ पे पढ़ाने वाला एक टीचर होगा, मात्र 2 टीचर होंगे एक सब्जेक्ट पे। यहाँ पे आप n नंबर ऑफ फैकल्टीज, भाई साहब, जिससे पढ़ना उससे पढ़ लो, और सारे अपने आप में टॉप क्लास के फैकल्टीज। ठीक है, हाँ, आप ये सोच रहे होगे कि सर आप मुझे ये 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए क्यों मना कर रहे हो, है ना? आपने मुझे पहले 12th मंथ के लिए कहा, फिर 24th के लिए कह रहे हो, ये 1, 3 और 6 के लिए क्यों मना कर रहे हो? दोस्त, एक बेसिक सा है बात। अपन के पास 3 सब्जेक्ट PCM के सब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे चैप्टर्स का सम कर दूँ तो मेरे हिसाब से 90+ चैप्टर हैं तीनों सब्जेक्ट मिला के, 11, 12 पूरा JEE का कोर्स। क्या वाकई ये 90+ चैप्टर तुम इस 1 महीने और 3 महीने और 6 महीने में ख़त्म कर पाओगे? इट इज़ ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल दोस्त। पढ़ना एक अलग चीज़ है और JEE के लिए पढ़ना एक अलग चीज़ है। JEE के लिए एक लेवल होता है, उसको मेंटेन रखना है, और उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए आपको 6 महीने और 3 महीने में नहीं होगा। कोई अगर आपको सपना दिखा रहा है कि हम 6 महीने में आपका IIT निकाल देंगे, तो समझ जाओ भाई, समझदार तुम लोग हो ही हो। ठीक है, वो पढ़ाएगा, वो पढ़ाने से वो चीज़ नहीं दे पाएगा जो JEE को चाहिए। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा, आपको माइनर टेस्ट देने ही पड़ेंगे, आपको DPP सॉल्व करनी ही चाहिए। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट यार, यही मैं कहूँगा। ठीक है, बाकी आप समझदार खुद हैं माय डियर। ये कुछ झलकियाँ हैं मेरी क्लास की। मैं रोज़ रात के 9 बजे आपको मिलता हूँ। मैंने क्लास में बहुत सारी सीरीज़ शुरू कर रखी हैं। मैं सीरीज़ के नाम पे मैंने PYQ सीरीज़ शुरू कर रखी है, मैंने बूम बूम सीरीज़ शुरू कर रखी है, मैंने रैपिड फायर सीरीज़ शुरू कर रखी है। 3 तरह की सीरीज़ मैंने शुरू कर रखी हैं। अलग अलग सीरीज़ का अपना अपना रोल है। PYQ सीरीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अच्छे क्वेश्चन,
बूम बूम में बहुत अच्छे क्लासी क्वेश्चन होते हैं, टॉप क्लास के। रैपिड फायर में क्वेश्चन की लेवल नॉर्मल होता है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सब कुछ करवाया है मैंने। ऐसे बहुत सारी सीरीज़ आपको मेरे इसमें मिलेंगी। ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आप मेरा नाम सर्च करिएगा, धीरेन्द्र क्षेत्रपाल। वहाँ आप मुझे फॉलो करिएगा दोस्त। जब आप फॉलो करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरी कब कब कौन कौन सी क्लासेस आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं रात में 9 बजे, आपका इंतज़ार वहाँ रहेगा ज़रूर। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी नेम रिएक्शन की सीरीज़। आपको पता है जैसे कि मैंने एक सीरीज़ प्लान कर रखी है, इसका नाम है द नेम रिएक्शन सीरीज़। और इस नेम रिएक्शन की सीरीज़ में, सॉरी दोस्त ये पार्ट 4 होगा। ठीक है, इस नेम रिएक्शन की सीरीज़ में आज जो अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है बेयर्स विलेगर रीअरेंजमेंट। मैंने पार्ट 1, 2, 3 में अलग अलग नेम रिएक्शंस कराई हैं। मैंने पार्ट 1 में एल्डोल कराई है, पार्ट 2 में कैनिज़ारो कराई है। ठीक है, इसी तरह पार्ट 3 में मैंने क्लियंसन रीअरेंजमेंट कराया है और चौथा है बेयर्स विलेगर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो आइए जानते हैं बेयर्स विलेगर रीअरेंजमेंट क्या कहता है, कैसे ये हमारे जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, किस किस टाइप के इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इस पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ कुछ बेसिक नोट्स लिखे हुए हैं, हल्का हल्का आपको पढ़ना है, फिर मेन इंपॉर्टेंट है जब हम करेंगे क्वेश्चंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन अपने आप में एक टाइप का ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसका काम कीटोन को ईस्टर में कन्वर्ट करने का है। आपका जो की पॉइंट जो आपको दिमाग में याद रखना है, दैट इज आपको कीटोन से ईस्टर बनाना है। तो अगर मान लो दोस्त मेरा ये कोई कीटोन है, यहाँ मैं R1 ले लेता हूँ, यहाँ मैं R2 ले लेता हूँ, और मेरा मोटिव होगा कि मैं इस कीटोन को ईस्टर में कन्वर्ट करूँ। ठीक है, यूजिंग द परऑक्सी एसिड्स, कोई परऑक्सी एसिड्स यूज करूँगा। अभी मैं डेप्थ में जा रहा हूँ, डोंट वरी। यहाँ लिखा है सच एज MCPBA, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, बहुत सारे परऑक्सी एसिड यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, तो याद रखना है बेयर्स विलेगर ऑक्सीडेशन की सबसे पहली काम कि इसका काम हमको कन्वर्जन करने में आएगा, जो कि हमको कीटोन को ईस्टर में यूज़ करेगा। फ्यूचर में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो कीटोन देगा और परऑक्सी एसिड्स वाली कंडीशन देगा, तो समझ जाइएगा कि हमको कहाँ जाना है। ठीक है, अभी मैं आपको डेप्थ में और लेके जा रहा हूँ, इसकी मैकेनिज्म आपको बढ़िया से बताऊँगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेशन ऑफ द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। इसका मतलब अभी आपको बाद में समझ में आएगा, ये तब समझ में आएगा जब आप रिएक्शन को मैकेनिज्म को देख लोगे। मैं फिर आऊँगा ज़रूर। बस आप लिखना चाहते हो अपने नोट्स के लिए तो प्लीज़ नोट्स में ज़रूर लिख देना कि ये रिएक्शन का जो मेन मोटिव है, इसमें जो माइग्रेशन होता है, पूछता है किसका माइग्रेशन कहाँ से कहाँ होता है। ओके ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेशन होता है कार्बन वालों का। कार्बन का माइग्रेशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन की तरफ कैसे होता है हम अभी अंदर देखेंगे। ठीक है, और रिएक्शन के जो बेसिक कंडीशन ये है कि जो कीटोन जब आप माइग्रेट कराते हो तो बीच में एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, और माइग्रेशन होता है। कुछ इसके रूल्स हैं, ये रूल्स आपको तब समझ में आएंगे जब आप इसको मैकेनिज्म को ही देखोगे। यहाँ पे रूल में लिखा है कि द मोर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप माइग्रेट टू द ऑक्सीजन। जो अभी मैंने आपसे कहा कि जो माइग्रेशन होगा उसमें जो बल्कि ग्रुप होगा, जिसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वो माइग्रेट करेगा। कैसे माइग्रेट करेगा, क्या होगा, अपन लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ बेयर्स विलेगर। मैं इसको BVR लिख रहा हूँ। ठीक है, आप मान के चलिएगा बेयर्स विलेगर रीअरेंजमेंट है। मेरा मोटिव पहले सुन लीजिए कि भाई मेरे पास ये RC⋯OR2 है, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा R, लेट्स सपोज करना RCO3H के प्रेजेंस में, और मैं एस्टर बनाने की सोचूंगा। ठीक है, तो दोस्त ये मेरा कीटोन है और ये मेरा एस्टर है। इवन ये एरोमेटिक मतलब साइक्लिक में भी हो सकता है। अगर आपके पास साइक्लिक कुछ कंडीशन ऐसी है, इसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हो। तो इसके साथ भी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है दोस्त। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 ये जोड़ दो। ठीक है, इसको अपन लोग लेक्टोन बुलाते हैं। दिस इज अ लेक्टोन। तो साइक्लिक कीटोन से आप लेक्टोन ऑब्टेन करते हो, और
नॉन साइक्लिक कीटोन से आप एस्टर ऑब्टेन करते हो। इसको कुछ लोग साइक्लिक एस्टर बुलाते हैं, नो डाउट, बात एक ही है, ठीक है। अब ये जो आर होंगे यहाँ पे, जो मैंने RCO3H लिखा है, ये हमारा परऑक्सी एसिड्स होते हैं। परऑक्सी एसिड्स, परऑक्सी एसिड्स कैसे दिखते हैं? तो देखो ये होता है परऑक्सी एसिड, OOOH। आपने कभी परऑक्सी लिंकेज पढ़ा हो, ये होती है परऑक्सी लिंकेज। इसमें माय डियर दो तरह के लोन पेयर होते हैं। आपने कभी रेजोनेंस पढ़ी हो, जरूर पढ़ी होगी कि ये वाला जो लोन पेयर है ये हमारा डीलोकलाइज्ड है दोस्त, और ये वाला जो लोन पेयर है दोस्त ये हमारा लोकलाइज्ड है। तो एक हमारा डीलोकलाइज्ड है और दूसरा हमारा लोकलाइज्ड है ईल्ड देने के लिए, ठीक है। तो हम लोग को लोकलाइज्ड वाले से मतलब होगा, अभी हम आगे देखेंगे। दूसरा, यहाँ आर के तौर पर आप मिथाइल भी यूज़ कर सकते हो, आप CH3 भी यूज़ कर सकते हो, आप C6H5 भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आप आर के तौर पर यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी परऑक्सी एसिड होगा, इसलिए मैंने जनरल आर लिया है। एक बेसिक सी मैकेनिज्म देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। शुरुआत करता हूँ मैकेनिज्म की। तो देखिए, आपके पास दोस्त ये परऑक्सी एसिड्स हैं, नाम ही इनका है परऑक्सी एसिड। अब आपको पता है अगर कोई एसिड है तो वो अपना H+ आयन लूज कर सकता है। तो यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इसको रिएक्शन कुछ ऐसे परफॉर्म करा रहा हूँ, और चूंकि आपको पता है कि कीटोन अगर आपके सामने मान लीजिए है, ये मेरा R1 और ये मेरा R2 है, इस कीटोन में आप क्या करिए, इस H+ का इंटरेक्शन कराइए पहले, ठीक है। इस H+ का इंटरेक्शन कराइए। ये H+ ये एसिड का है, समझ लीजिए आप थोड़ी देर के लिए। वैसे ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, टेक प्लेस करती है। अब आपको पता चल चुका होगा कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है दोस्त। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे ये जो आपने RCOO- वाला हिस्सा है, आपको पता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है लोकलाइज्ड है, ये तो इंतज़ार कर रहा है कि भैया मुझे तो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करा दो। तो ये खटक से यहाँ पे फॉलोड बाय द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस करता है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका R1, ये आपका OH, ये आपका दोस्त R2, और ये O C डबल बॉन्ड OR। कुछ ऐसी परफॉर्मेंस आपको दिख रही है ना? आपको कुछ ऐसी कंडीशंस नजर आ रही होंगी। अब इस सिचुएशन के बाद यहाँ से ही इंपॉर्टेंट होता है माइग्रेट हम किसको करते हैं और कैसे माइग्रेट करते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार दोबारा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्योंकि ये परऑक्सी है, इसलिए मैं चाहूँ तो इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ और यहाँ से एक लीविंग ग्रुप के तौर पर इसको बाहर निकालूंगा। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो दोस्त देखो, ये रैंडम प्रोसेस चलता है, रैंडम प्रोसेस है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा आप मेरी बात की, जो R2 है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है R1 वाले से। एजम्पशन लीजिएगा कि जो R2 है वो R1 वाले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दोस्त अगर ये इस पर माइग्रेट करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात तो है नहीं, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है। तो ये यहाँ माइग्रेट करेगा और इसका लोन पर यहाँ माइग्रेट करेगा। बट ये आपको मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, होता ये रैंडम प्रोसेस एक साथ होता है, ठीक है। मैं आपको लेकिन अलग दिखा रहा हूँ। तो देखिए कुछ ऐसा हो रहा होगा। पहली कंडीशन कुछ ऐसी आई होगी, एक सिचुएशन है, सिचुएशन दे रहा हूँ बस और कुछ नहीं, ठीक है। प्लस कह सकते हो कि आपको बाय प्रोडक्ट में RCOO- बाहर निकला होगा। ये अपने आप में स्टेबल है रेजोनेंस की हेल्प से, लेकिन आपको पता है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज चोर के घर में चोरी के बराबर है, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशन है। तो ये तो मर रहा है इलेक्ट्रॉन खाने के लिए, और मैंने ऐसा एज्यूम किया है कि जो R2 की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो R1 वाले से ज़्यादा है। इसका मतलब मैं इसका माइग्रेट यहाँ करा रहा हूँ। इट्स समथिंग लाइक दिस।
OR2 आ जाएगा। लेकिन दोस्त फिर से वही बात, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर तुरंत इसके साथ बैक बॉन्डिंग करेंगे फॉलोड बाय बैक बॉन्डिंग, तो फाइनली कंडीशन हम यहाँ पहुँचेंगे दोस्त, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H पॉजिटिव, ये OR2, यहाँ हम पहुँचेंगे। बट चूंकि ये हम लोग को रैंडम प्रोसेस एक साथ होता रहता है, ये तो बस आपको मैं बता रहा हूँ करने का तरीका। अब सॉरी क्या होने वाला है देखिएगा, अब क्या होने वाला है देखिएगा, यहाँ पे मेरा R1 चल रहा था दोस्त, ये मेरा R1 है, ये मेरा R1 है, ये मेरा R1 है। अब देखिए क्या होगा, R1 C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ध्यान से एकदम ध्यान से, ये R2 है। अब देखो यार, अगर तुमने इसके H प्लस को अकेला बाहर निकाल दिया, ठीक है, माना कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड टूटेगा, तो अगर तुमने अकेला इसको छोड़ दिया डिब्बे में तो फिर से वापस अटैक कर सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो एस्टेट आयन दिख रहा है आपको बचा हुआ, जो हमने यहाँ से बाहर निकाला था, ये इसके साथ बोलता है चल तू मेरे साथ आ जा। तो ये कह सकते हो कि तुम्हें कुछ ऐसा परफॉर्मेंस मिल जाएगा, दैट इज R1 C डबल बॉन्ड OR2 प्लस 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 RCOH, मतलब आपके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप बाहर हो गया। ये मेन मेरा प्रोडक्ट है एस्टर, ये मेरा बाय प्रोडक्ट में आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, है ना बहुत खूबसूरत सी मैकेनिज्म इसकी। तो हमने देखो क्या किया, इनडायरेक्टली हमने क्या किया, देखो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है कि आप माइग्रेट करा रहे हो। इसी को लिखा होता है कि माइग्रेट वो ग्रुप करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यार ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव अच्छी बात नहीं है, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन वहाँ का खाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आगे चल के हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन में डिस्कशन करेंगे। ओके, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपका एस्टर तैयार हो गया फाइनली, जिसकी हम यील्ड के इंतजार कर रहे थे। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए माय डियर, मेरे पास कुछ ऐसा है, C6H5COCH3 है, और मुझे उसने कहा कि यार मुझे MCPBA डाल दिया या कोई भी बेयर्स में लेकर ऑक्सीडेशन का रिएक्ट डाल दिया, कोई भी उसने डाल दिया, डजंट मैटर, ठीक है, और आपसे कहा कि रिएक्शन परफॉर्म करिए। तो मैं जनरली इसको ये ले लेता हूँ, चलो सिंपल ले लेता हूँ कि आप भी कंफ्यूज ना हो और रिएक्शन भी ईजी हो जाए। सेम मैकेनिज्म है, फिर से वही एक बार परफॉर्म करते हैं फटाफट। अब मैं पहले से फास्ट करूँगा, द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि एक बार हम देख चुके हैं। देखिए कुछ ऐसा होने वाला है कि यहाँ OH आएगा और यहाँ पे आपका कह सकते हैं CH3 आएगा, यहाँ पे आपका OC डबल बॉन्ड OR आएगा, ठीक है। ये ग्रुप आप माइग्रेट कराओगे, माइग्रेट कराने से पहले आप इस बॉन्ड को ब्रेक होगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसको ज़बरदस्ती स्लो करके लिख रहा हूँ बहुत, जो आपको ध्यान देना है, जो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 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 RCOO माइनस। अब यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ये वाला स्टेप कि यहाँ से हम माइग्रेट किसका कराएं। आपको अच्छी तरह पता है कि मिथाइल और फिनाइल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल की ज़्यादा होती है, मतलब दोस्त माइग्रेट वो करेगा जिसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब आप सोचोगे सर वो अपना एरोमेटिक है, अपना ब्रेक करेगा फिर वहाँ जाएगा, तो उसकी घबराने वाली बात नहीं है, उसको वापस बैक एरोमेटिसिटी मिल जाएगी। अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक भी करते हो, आपका मन में एकदम सही सवाल आएगा कि सर एक तो आप बेंजीन वाले बॉन्ड को ब्रेक करने की सोच रहे हो जो कि ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। नो डाउट आप एकदम सही हो, आपका सोचना एकदम सही है, बट चूंकि यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मैटर करता है कि किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है उसको माइग्रेट कराते हैं। हाँ, उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, ये आगे चल के आप देख लोगे इसको। तो जब मैं इसको उठाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का सिलेक्शन ही यही इंपॉर्टेंट है यार। एक बार अगर आप ये पकड़ गए बात को कि किसको मुझे माइग्रेट करना है, तो क्वेश्चन खत्म, फिर आपको मैकेनिज्म करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो ठीक है, मैं आपको एक बार परफॉर्म करा के दिखा दे रहा हूँ।
ये इधर माइग्रेट करेगा, फिर ये डबल बॉन्ड, मैं सीधे सीधे कहूँ तो ये लिख दूँ, ठीक है। यहाँ से H प्लस आया होगा, वो R से बन गया होगा। इंपॉर्टेंट इज नॉट दिस, इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है, आप देख सकते हो कि माइग्रेट हो गया और फिर से इसको रेजोनेंस मिल गया, मतलब ये कुछ ऐसे टाइप बन गया क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गई बेंजीन, परफॉर्म हो गया रिएक्शन। अब सवाल मन में ये आएगा कि सर क्या बार बार हम इसकी मैकेनिज्म करेंगे, हमें तो एग्ज़ाम में इतना टाइम है ही नहीं, आप सीधे कोई ऐसा ट्रिक बताओ कि बस सीधे प्रोडक्ट बन जाए, मैकेनिज्म की जब होगी तब देखी जाएगी, ठीक है ना। हमको तो आप ये बताओ कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमारे लिए टाइम सेविंग इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक बात ऑब्जर्व करो दोस्त, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ और मैं अब डायरेक्ट बना रहा हूँ, अब मैं दोबारा नहीं करूँगा, यहाँ पे मैंने मान लीजिए CF3COOH ले लिया, तो मैं किस तरफ किसके साथ O आ रहा है, आप देखो जरा मैकेनिज्म में O वहाँ पे आ रहा है, उनके बीच में आ रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो क्यों ना सीधे ऐसे दिमाग को समझाएं कि भैया एक पॉसिबिलिटी यहाँ आने की है, ए पॉसिबिलिटी, एक बी वाली पॉसिबिलिटी, लेकिन बी वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए बी वाले की तरफ O ले आओ। सिंपल सा ट्रिक है, ये कह सकते हो उसका ट्रिक है। कि आपको सीधे यहाँ चला जाए। एग्जाम में तो यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यार, कि हमको तो डायरेक्ट रील्स दिखाओ बस, बाकी तो ठीक है, मैकेनिज्म एक नॉलेज वाली चीज़ है, होनी चाहिए मैकेनिज्म। हाँ सर, अगर सवाल थोड़ा सा आप टफ करवा दीजिए तो कहानी कुछ और हो जाएगी। मान लीजिए सर यहाँ पे NO2 है और सर यहाँ पे OCH3 ग्रुप है, यही सेम कंडीशन हमारे सामने दे रखी है उसने, ठीक है। अब आप मुझे बताइए बस माइग्रेट कहाँ होगा, अब आप मुझे इतना बताओ बच्चे माइग्रेट कहाँ होगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दोस्त, और ये वाला इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये मतलब ये इंपॉर्टेंट OCH3 जल लगा हुआ है। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, आंसर इज डोनेटिंग वाले की। तो माइग्रेट भी कौन सा करने का, डोनेटिंग वाला। तो ओवरऑल जो मुझे O को बीच में डालना है, मतलब ये अगर मेरा A है और ये B है, तो कहाँ डालूंगा, B वाले साइड में डालूंगा, है ना। तो इसका आंसर दोस्त कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, ये O लिख देता हूँ और यहाँ बेंजीन करके लिख देता हूँ। दैट इज इंपॉर्टेंट कि भाई हमको माइग्रेट करने सीखना आना चाहिए, हमको माइग्रेट करने आना चाहिए। माइग्रेट का नॉलेज मिल गया तो क्वेश्चन खत्म है यार, ठीक है, ओके, कर लोगे। तो मैं आपको कहीं माइग्रेशन एप्टीट्यूड लिखना है तो लिख देता हूँ, वैसे आप समझ चुके हो। माइग्रेशन एप्टीट्यूड हमेशा क्राउडिंग के टर्म्स में देखते हैं, जैसे अगर मुझसे कोई 3, 2 और 1 की बात करेगा तो मैं माइग्रेट 3 to 1 का कराऊंगा। उसी तरह अगर मान लो बेंजीन पे OCH3 है, इसको P एनीसाइल बुलाते हैं, एनीसॉल से आया एनीसाइल, उसका माइग्रेट कराऊंगा। अब एक है एनीसाइल, एक है टॉलीन, टॉलाइल मतलब टॉलीन, तो टॉलीन से मतलब बेंजीन पे CH3। अब वो जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से, और एनीसॉल डोनेट करेगा किससे, रेजोनेंस से, है ना भाई। अब यार ये बहुत बार पढ़ा है आपने यार कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से कर रहा है, ठीक है, और ये जो डोनेट कर रहा है वो रेजोनेंस से कर रहा है। तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, रेजोनेंस वाला होगा, इसलिए P एनीसाइल बाद पहले आएगा और P टॉसाइल बाद में आएगा, टॉलाइल, सॉरी टॉसाइल बोल रहा हूँ, टॉलाइल, ठीक है। उसके बाद सिर्फ सिंपल फिनाइल ना लगाओ, ज़्यादा अच्छा है, फिर P क्लोरोफिनाइल, एंड लास्ट में आएगा तुम्हारा P नाइट्रोफिनाइल। ठीक है ना, मेरी बात आप पकड़ पा रहे हो। एनीसाइल, टॉलाइल, फिनाइल, P क्लोरोफिनाइल। अभी मैं रटा नहीं है, दिमाग लगाया कि भाई ये देख, मुझे पता है कि NO2 तगड़ा तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसको तो हटाना, माइग्रेट ही नहीं करना है। फिर भी अगर ऑप्शन की बात आती है, जो कोई कंपेरिजन वर्ड है, मैं मोटा हूँ, ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है, किसके कंपेयर में, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे कंपेरिजन चल रहा है कि अगर मैं क्लोरो कंपेयर में करूँगा तो भैया क्लोरो आगे कर दो और नाइट्रो पीछे कर दो, ठीक है। तो दिस इज
नथिंग, आपको माइग्रेशन का एप्टीट्यूड पता होना चाहिए। आप माइग्रेट कराना जाओगे तो आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, आ रहा समझ में? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, इन्होंने कुछ ऐसा, उन्होंने बोला है कि भाई ये है और यहाँ डाल रखा है पेरोक्सी एसिड्स। अब क्या करें? तो ये थोड़ा सा अलग लेवल की चीज़ है। ये हमारा डाई एसिटल टाइप है, ठीक है, डाई एसिटाइल, और इसका प्रोडक्ट पूछा है उन्होंने। तो कुछ नहीं करूँगा, वही सेम मैकेनिज्म, वही सेम परफॉर्मेंस, बीच में। अब तो देखो दोनों तरफ सेम सेम है यार, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चक्कर है नहीं, तो बीच में डाल दो। और जब तुम इसको बीच में डालोगे तो तुम्हारा यील्ड कुछ ऐसा आ जाएगा। कुछ देखा देखा लग रहा है? ये पकड़ ली बात को? एसिड एनहाइड्राइड टाइप लग रहा है। हाँ, तो एसिड एनहाइड्राइड की जब तुम प्रिपरेशन पढ़ते हो ना चैप्टर वैप्टर में, तो ये इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी अलग चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उस तरह अगर आपका, जैसे मैंने बताया था कि 5 की रिंग है अगर आपके पास, तो इसका भी आप यही काम कर सकते हो। कुछ ऐसे टाइप बन जाएगा। लैक्टोज जिसको नाम दिया था, लैक्टोन, या साइक्लिक कीटोन नाम दिया था। सेम कंसेप्ट वही लगना है यार, कुछ नया नहीं है। अब मैकेनिज्म पे जाओगे तो बचोगे। मुझे क्या है, मैं तो फिर माइग्रेट करूँगा, फिर बॉन्ड को तोड़ूंगा, फिर जोड़ूंगा, पर वो बार बार वही चीज़ करना, इट्स नॉट सुटेबल ना। आपका भी समय वेस्ट है, हमारा भी समय वेस्ट है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने यार बेयर्स विनेगर में सीखा कि हमको माइग्रेट कैसे करना चाहिए, किसका माइग्रेशन करना चाहिए, माइग्रेशन करने से क्या मिल रहा है। ठीक है, बस हमको मेन यही बात देखनी है कि किसका माइग्रेशन से क्या मिलेगा। अगर आप ये पकड़ लोगे तो फिर क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसलिए देखो, याद करो, जब मैंने नोट में लिखवाया है, यहाँ पे एक रूल लिखवाया है कि मोर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप माइग्रेट टू द ऑक्सीजन। ठीक है, अलाउइंग फॉर द एक्यूरेट प्रोडक्शन ऑफ द स्टीरियो प्रोडक्ट। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक लिखवाया था नोट में कि कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन जा रहा है। हो जाए कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है अपना, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो भाई साहब ये माइग्रेट करवा रहे हैं। यही तो हो रहा है ना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको माइग्रेट करा रहे हैं। इसलिए इसका नाम दिया हमने कि भाई ये जो आपका माइग्रेशन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप का माइग्रेशन है, और इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप में कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको कुछ लोग रीअरेंजमेंट बुलाते हैं, और चूंकि ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो इसलिए इसको बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन भी बुला देते हो। रीअरेंजमेंट क्यों? कुछ रीअरेंज कर रहे हो, इधर उधर घुमा रहे हो, इसको रीअरेंजमेंट बुला रहे हो, अदरवाइज आप इसको ऑक्सीडेशन नाम दे रहे हो। ठीक है दोस्त, मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ रही है? श्योर शॉट कर लोगे। अब हो सकता है क्वेश्चन ऐसे दे, और हो सकता है वो क्वेश्चन देखो ऐसे दे। मान लो एग्जाम में कभी कभी परेशान करने की बात है यार, मैं आपको ऐसे दे दूँ, ठीक है, यहाँ पे डाल दूँ तुम्हारा दिस एसिड ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट तुमसे ए बनवाऊँ, और फिर तुमसे यहाँ पे डाल दूँ CF3COH, हीट करूँ और प्रोडक्ट भी बनाऊँ, और तुमसे बोलूँ उसका प्रोडक्ट बनाओ। तो देखो इनडायरेक्ट सवाल है ये। पहले क्या करा रहा है? 2 डिग्री अल्कोहल है, तो अब दोस्त तुम्हारे पास अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो तुम इस 2 डिग्री अल्कोहल का क्या करोगे? ऑक्सीडेशन करोगे। कहाँ पहुँचोगे? जहाँ ज़रूरत थी, दैट इज कीटोन की तरफ। अब क्या है भाई? CF3COOH माइग्रेट उठाना है ना, माइग्रेट करना है, खत्म। माइग्रेट ना कर रहा, सीधे प्रोडक्ट बना रहा हूँ। बताओ वो कहाँ लाऊं? एग्जैक्टली सही सोचा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, एल्डिहाइड के साथ इसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए ये एल्डिहाइड के साथ जनरली परफॉर्म नहीं की जाती है। कुछ स्पेशल केसेस में एल्डिहाइड्स आते हैं जहाँ परफॉर्मेंस होती है, बट चूँकि इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स, इसलिए कोई डिस्कशन नहीं करना चाहिए उस पर। ठीक है, तो मेरी बात आप समझ चुके होंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्त। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वहाँ पे नोटिफिकेशन होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, इस कोड को याद रखिएगा। इस कोड का नाम
धीरेन है जो कि आपको 10% डिस्काउंट देगा। ऐसे ही मैं और डिफरेंट टाइप ऑफ नेम रिएक्शंस लाऊंगा। मैंने ये सीरीज शुरू की है, ये बहुत सारे पार्ट्स में है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सन पे। टेक केयर, बाय।